प्रतीक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसकी शादी होती है और शादी होने के 1 महीने बाद उसकी पत्नी कुछ ऐसा कर देती है जिसको सुनने के बाद उसके घरवाले और उसकी पत्नी के घरवाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। जिनकी नई नई शादी होती है उनके लिए इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है, तो कहानी को अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है प्रतीक नाम के लड़के की, जो कि बीएड कर रहा है और उसका सपना है कि वो एक सरकारी टीचर बने। प्रतीक के घर में उसके माता पिता हैं। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ना कोई बहन है ना कोई भाई है। तो घर के अंदर 3 लोग रहा करते हैं, 2 उसके माता पिता और 1 प्रतीक। छोटा सा परिवार था, छोटा सा उनका घर था और मिडिल क्लास फैमिली थी। उसके पिता खेतीबाड़ी किया करते थे और उस खेतीबाड़ी से अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे थे। वह अपने इकलौते बेटे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रहे थे और उसके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। तभी प्रतीक की माँ एक दिन प्रतीक से कहती है कि बेटा, अब मैं बुज़ुर्ग हो चली हूँ, अब मुझसे घर का काम अच्छी तरह से संभलता नहीं है और तू भी शादी के योग्य हो गया है, तो क्यों ना तुम्हारी शादी कर ली जाए। तो उसके बाद जो प्रतीक बड़ा ही आज्ञाकारी है और बहुत ही सहनशील और समझदार व्यक्ति है, वह अपनी माँ से कहता है कि माँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप ऐसा कर लीजिए। उसके बाद प्रतीक के पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं, तो लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है ज्योति। ज्योति जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके परिवार में उसका एक भाई है और उसके माता पिता हैं। परिवार बराबर के थे, तो दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी होने के बाद ज्योति प्रतीक के घर आती है, लेकिन दोस्तों ज्योति का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। उसके और लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग थे शादी से पहले भी। अब इसके बाद शादी हो गई थी और अक्सर जब शादी के बाद कोई लड़की इन व्यसनों को छोड़ देती है तो उसका परिवार अच्छी तरह से चलता है, लेकिन अगर कोई इन व्यसनों को छोड़ नहीं पाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जैसा इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, शादी को धीरे धीरे दिन बीतते हैं। 2-3 दिन हुए थे। 2-3 दिन होने के बाद जो ज्योति है उसका रवैया थोड़ा ससुराल में ठीक नहीं रहता है, लेकिन जो प्रतीक के माता पिता थे, जो ज्योति के सास ससुर थे, वह बड़े ही समझदार थे। वो सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है, अभी अभी अपने घर से आई है, तो स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा करके वो उसकी सभी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करते हैं और उसको उस घर में बड़े ही प्यार और दुलार के साथ रखा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन बाद ज्योति का रवैया और भी खराब हो जाता है। वह अपने पति से ना तो सीधे मुंह बात किया करती और ना ही अच्छी तरह से उसका ख्याल रखा करती और अक्सर फ़ोन पर लगी रहा करती। सास ससुर उस पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं, सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है, अभी अपने मायके वालों से बतिया रही होगी। ऐसा सोचकर वो लोग ज्योति को बड़े ही प्यार और दुलार से रखते हैं। तो धीरे धीरे 1 महीना उनकी शादी को बीत जाता है। 1 महीने बाद अचानक से एक दिन प्रतीक वॉशरूम में नहा रहा था, तभी उसे बाहर से अपने पत्नी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह आनन फानन में कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से रो रही है। इस बात को देखकर उसके सास ससुर भी वहां पर आ जाते हैं और जैसे प्रतीक अपनी पत्नी को तड़पड़ाते हुए देखता है तो एकदम से होपलेस सा हो जाता है और जल्दबाजी में उसे अपनी बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वह उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाइक को लेकर गांव से बाहर निकलता है और जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बाइक रोकने के लिए प्रतीक से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद प्रतीक बाइक रोकता है और अपनी पत्नी को सहारा देने लगता है उतारने के लिए और साथ लेकर चलने लगता है। लेकिन तभी जो ज्योति है उससे कहती है कि तुम कहाँ मेरे साथ आ रहे हो, मैं वॉशरूम करने जा रही हूँ और अभी आती हूँ। इसके बाद प्रतीक वापस से बाइक पर बैठ जाता है। स्टैंड पर बाइक उसने लगा रखी थी और वह अपने फ़ोन को चलाने लगता है। तभी पीछे से एक 4 व्हीलर गाड़ी आती है और प्रतीक को टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाती है। जैसे उसको टक्कर लगी थी तो वहां आसपास खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे। वो एकदम से भागकर आते हैं और प्रतीक को उठाकर उसकी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब प्रतीक हॉस्पिटल आ गया था, उसको होश नहीं था, वो बेहोश हो गया था और प्रतीक का प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको ऑक्सीजन लगा दी गई थी। अब जो ज्योति है अपना फ़ोन निकालती है और किसी से फ़ोन पर कुछ बातें करती है। बातें करने के बाद वह प्रतीक के ऑक्सीजन को हटाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और उसके बाद
वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि प्रतीक की ऑक्सीजन किसी ने हटा दी है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब उसकी ऑक्सीजन को लगाते हैं और उसका पूरी तरह से इलाज करते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर उसके घर वाले और ज्योति के घर वाले भी आ पहुँचे थे। वो लोग हैरान थे कि ज्योति यहाँ से कहाँ चली गई, क्योंकि जो लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके आए थे उन लोगों ने घर जाकर बताया था कि उसकी पत्नी उसके पास है, लेकिन यहाँ पर ज्योति उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे प्रतीक का इलाज होता है। इधर ज्योति के घर वाले और प्रतीक के घर वाले ज्योति को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ज्योति का कहीं भी अता पता नहीं मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता है, प्रतीक अच्छी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद प्रतीक भी चारों तरफ ज्योति को ढूंढने लगता है, लेकिन ज्योति का कोई अता पता उसे नहीं मिलता है। अब दोस्तों प्रतीक अपनी पढ़ाई को जारी रखता है, साथ में उसे परेशानी भी थी। वह सोचता था कई बार कि मेरी पत्नी आखिर गई तो कहाँ गई। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ उसकी बीएड की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो सरकारी टीचर बनने के लिए फॉर्म फिल करता है। कई टेस्ट देता है, लेकिन कई बार उसका नंबर नहीं पड़ता है, 1-2 अंक से वो रह जाया करता। लेकिन 1.5 साल के बाद उसका एक टेस्ट क्लियर हो जाता है और क्लियर होने के बाद वह एक स्कूल के अंदर टीचर नियुक्त हो गया था। वह स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को पढ़ाया करता, अपने माता पिता की सेवा किया करता और इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। अब तभी उस स्कूल में जिसमें वह लगा हुआ था उसमें एक नए कमरे का निर्माण होना था। उस निर्माण के लिए वहाँ पर मिस्त्री और लेबर को बुलाया गया था। मिस्त्री और लेबर वहाँ पर काम कर रहे थे। प्रतीक स्कूल जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तभी वह देखता है कि लेबर में एक महिला जो काम कर रही है उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लग रही है। वह उसके पास जाता है और जैसे ही वह महिला उसे देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। प्रतीक झट से उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। वह उसे रोककर कहता है कि तुम तो ज्योति हो ना। तभी वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है और प्रतीक के पैरों को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से रो रो कर उससे माफ़ी मांगती है। कहती है कि प्रतीक मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब जैसे ही प्रतीक को पता चलता है कि ये ज्योति है तो वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, उसको सांत्वना देता है, उसको शांत करता है और एक बेंच पर बैठा देता है। वहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। उससे पूछता है कि ज्योति आखिर तुम गई कहाँ थी। तो उसके बाद ज्योति जो कि रोते हुए अब थोड़ा सा शांत हो गई थी तो वह पूरी बात प्रतीक को बताती है। वह बताती है कि प्रतीक तुम्हें वो दिन याद होगा जिस दिन मैं सुबह सुबह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो प्रतीक कहता है कि हाँ मुझे वो दिन याद है और उसी दिन के बाद मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो उसके बाद वह बताती है कि मैं शादी से पहले एक लड़के से प्यार किया करती थी जिसका नाम था संजय। अब जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं घर वालों से नहीं कह पाई कि मैं संजय से प्यार किया करती हूँ, लेकिन जब शादी हो गई तो अब शादी होने के बाद भी मैं अपने फ़ोन से संजय से बात किया करती थी। इस बात को तुम्हारे घर वाले नोटिस करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बड़ा ही प्यार किया और मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैं संजय से प्यार किया करती थी और शादी मेरी तुम्हारे साथ हो गई थी। तभी मैंने संजय के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उस दिन मैंने चीख चिल्लाकर तुम्हें अपने पास बुलाया और तुम मुझे हॉस्पिटल के लिए ले गए। हमारा प्लान अच्छी तरह से काम कर रहा था और जब मैं वॉशरूम करने के लिए तुम्हारी बाइक से उतरी थी और तुम मुझे सहारा देकर ले जा रहे थे तो तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ कहाँ आ रहे हो, तुम यहीं पर रहो, मैं अपने आप वॉशरूम करके अभी आ जाऊंगी। उसके बाद जिस गाड़ी ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था वो गाड़ी संजय ने ही भेजी थी और तुम्हारा एक्सीडेंट करने के बाद जब लोग इधर उधर से आ गए थे तो वो लोग वहाँ से फरार हो गए थे। उसके बाद वो सभी लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। तो उसके बाद जैसे तुम हॉस्पिटल आ गए, तुम बच गए, तुम्हारी जान बचा ली गई थी, लेकिन अभी तुम बेहोश थे। तो उस टाइम पे मैंने तुम्हारी ऑक्सीजन निकाल दी थी और संजय को फ़ोन करके मैं उसके साथ फरार हो गई थी। उसके बाद मैं संजय के साथ रहने लगी, लेकिन संजय ने कुछ दिनों मुझे अपने साथ रखने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ वो बात करने लगा और यह बात मुझसे सहन नहीं हुई। उसके बाद हम दोनों में लड़ाई होने लगी और लड़ाई के दौरान संजय ने एक दिन मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद मैं ना तो तुम्हारे पास आ सकती थी और ना ही अपने मायके जा सकती थी, क्योंकि अगर जाती भी तो किस मुंह से जाती, उन्हें क्या बताती कि इतने दिन मैं कहाँ रही थी। अगर वो लोग पूछने लगते कि मैं कहाँ थी इतने दिन तो मैं उन्हें क्या बताती। ऐसा सोचकर मैं ना तो मायके गई और ना ही तुम्हारे पास आई। मैं ऐसे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरा करती हूँ और अगर मुझे कोई काम नहीं मिलता है तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। मैंने एक किराए का कमरा लिया है, उसी के अंदर रहा करती हूँ और दिन भर मेहनत करके जो पैसे आते हैं उनसे अपना भरण पोषण किया करती हूँ। अब इस बात को जैसे प्रतीक सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि जिस लड़की को वो इतने दिन से ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि उसकी पत्नी किसी मुसीबत में होगी, वो तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और तभी प्रतीक ज्योति से कहता है कि ज्योति ठीक है,
तुम्हारे साथ जो कुछ होना था वो भगवान ने ही कर दिया, तुम्हें करने का फल मिल गया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ज्योति बेंच से उठकर प्रतीक के पैर पकड़ लेती है और उसे फूट फूट कर रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि प्रतीक, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है। इसके बाद प्रतीक उसे दूर हटाते हुए उसे मना कर देता है। कहता है कि जो तूने मुझे मरवाने की एक बार कोशिश कर ली है तो तुम्हारा अब क्या विश्वास किया जा सकता है कि दोबारा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी जो ज्योति है वो कहती है कि अगर ऐसा कोई मेरा इरादा होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर सच्चाई नहीं बताती। इसके बाद जो प्रतीक है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा कहकर वो उससे पैर छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद पूरा दिन भर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता है। ज्योति बार बार प्रतीक की तरफ देखती है जब वो इधर से उधर किसी क्लास में जा रहा होता है। इधर प्रतीक भी ज्योति की तरफ देखता है और उसकी हालत को देखकर भगवान से कहता है कि भगवान तूने ठीक ही किया है, जैसे को तैसा तो दे दिया है। शाम होती है, शाम को छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद प्रतीक अपने घर चला जाता है। इधर जो ज्योति है छुट्टी के टाइम पे वो प्रतीक को जाते हुए देखती है और बड़ी आशा भरी निगाहों से उसकी तरफ निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रतीक अपने घर जाता है, अपने माता पिता को पूरी बात बताता है। कहता है कि ज्योति मिली थी, वो वहाँ पे मजदूरी कर रही है। यह बात वह उसके घर वालों को भी बताता है, ज्योति के घर वालों को, और उनसे कहता है कि तुम्हारी बेटी इस तरह से मजदूरी कर रही है और अपना भरण पोषण कर रही है, उस जगह पर मैंने उसे देखा था। अब इसके बाद प्रतीक के माता पिता प्रतीक से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर उससे गलती हो गई है और वो गलती का पश्चाताप कर रही है तो उसे माफ़ कर दो और दोबारा से उसे घर ले आओ। अब प्रतीक जो कि अपने माँ बाप का कहाँ माना करता था, वह दोबारा से दूसरे दिन वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि ज्योति आई है या नहीं आई। लेकिन आज के दिन वो ज्योति वहाँ पर नहीं आई थी। उसके बाद जो मिस्त्री वहाँ पर काम कर रहा था उससे वह ज्योति का पता पूछता है। वह कहता है कि इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन ठेकेदार को पता होगा कि ये कहाँ रहती है। उसके बाद वह ठेकेदार को फ़ोन मिलाता है और पूछता है कि ज्योति कहाँ रहती है जिसको तुम मजदूरी पर लेकर आए थे। इतनी ही देर में ज्योति के घर वाले भी और इधर प्रतीक के घर वाले भी दोनों एक साथ उसके स्कूल में आ जाते हैं और वहाँ आकर कहते हैं कि बेटा कहाँ है ज्योति। तो उसके बाद प्रतीक उन्हें बताता है कि आज वो काम पर नहीं आई है, लेकिन ठेकेदार ने मुझे उसका एड्रेस दे दिया है। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर उस एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं एक बहुत ही छोटा सा कमरा है जो मैला कुचैला सा है, जगह जगह से दीवारें उखड़ी पड़ी हैं और उस कमरे के अंदर एक गंदा सा बिस्तर है और बिस्तर के ऊपर ज्योति पड़ी हुई है। बिस्तर के ऊपर उसने अपनी और प्रतीक की फ़ोटो लगाई हुई है जो कभी प्रतीक ने एक साथ खींचकर उन दोनों की सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। अब जैसे ही प्रतीक इन सभी चीज़ों को देखता है और ज्योति को बिस्तर पर पड़े हुए देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा दयावान व्यक्ति था। उसके बाद वह ज्योति के पास जाता और ज्योति को उठाता है। ज्योति जैसे ही देखती है कि उसका पति, उसके माता पिता और उसके सास ससुर सभी एक साथ उसके घर पे आए हैं, वह एकदम से खड़ी होती है और मायूसी एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद उसके माता पिता जैसी ज्योति की तरफ देखते हैं तो ज्योति भी उनकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे और आज वो इसी कारण से वहाँ पर नहीं गई थी क्योंकि उसे नहीं देखा जा रहा था कि उसका पति जो कि टीचर बन चुका है और वह वहाँ पर मजदूरी कर रही थी। इसके बाद ज्योति अपने सास ससुर के पैरों में पड़ जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, आप लोगों ने बड़े ही प्यार से मुझे रखा था लेकिन मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। इसके बाद वह अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगती है और सभी लोग उसे माफ़ कर देते हैं। प्रतीक उसे वहाँ से लेकर अपने घर ले जाता है, वहाँ जाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है और उसके बाद ज्योति बड़ी अच्छी तरह से उस घर में रहा करती है, अपने सास ससुर की सेवा किया करती है और अपने पति का अच्छे से ख्याल रखा करती है। दोस्तों ये थी कहानी ज्योति की जिसने बचकानी हरकतें की और उसका भुगतान उसे 3 साल देकर भुगतना पड़ा। आप क्या कहना चाहते हो ज्योति के बारे में, क्या कहना चाहते हो प्रतीक के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ अच्छी चीज़ें सीख सको और अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।